हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। तो अपने इस कार्यक्रम में हम एक 18वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और करंट अफेयर के जो बिहार के स्पेशल करंट अफेयर है अभी मैं उसी की सीरीज़ लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो हमारा यह उद्देश्य है कि 18वीं बीपीएससी की जो तैयारी है उसमें करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका होता है और उसमें बिहार के करंट अफेयर साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी पूछा जाता है। और टोटल 25 से 30 करंट अफेयर होता है। बिना करंट अफेयर किए हुए एग्जाम को नहीं पास किया जाता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो पूरा करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे जो बिहार के लिए है, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो इस सीरीज में हम फरवरी माह का 2025 फरवरी माह के बिहार करंट अफेयर लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर है फरवरी महीने का और जो 71वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला जो है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किऊल नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनाने वाले पुल का शिलान्यास किया है। तो यहाँ करंट अफेयर महत्वपूर्ण हो जाता है कि किऊल नदी क्या है, क्योंकि ये चर्चा में है। चूँकि यह करंट अफेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, तो इसका स्टैटिक्स देख लेते हैं किऊल नदी के बारे में। किऊल नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, जो आप लोग के समक्ष तस्वीर में दिख भी रहा होगा। तो ये गंगा की सहायक नदी है और उत्तरी छोटा नागपुर पहाड़ से इसका उद्गम होता है। तो याद रखिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर पहाड़ से इसका उद्गम स्थल है और झारखंड के गिरिडीह जिले से निकल के मतलब बहती है और जमुई और लखीसराय पहुंचकर हरुहर नदी में मिल जाती है। इसके बाद मुंगेर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, जो किऊल नदी है गंगा नदी में कहाँ मिलती है, मुंगेर में मिलती है। उससे पहले वो हरुहर नदी में मिल जाती है। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, वह है कि स्ट्रीट पेंटर से ब्यूरोक्रेट्स। स्ट्रीट पेंटर से ब्यूरोक्रेट्स जो एक पुस्तक है, मनोज कुमार सर की कहानी है, जो मनोज कुमार सर यूपीएससी परीक्षा पास किए थे और उन्होंने इस किताब का अभी विमोचन किया। तो देख लेते हैं। बिहार के राज्यपाल ने 5 फरवरी 2025 को राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किया। तो याद रखिएगा कि जो बिहार के राज्यपाल हैं, अभी बिहार के जो राज्यपाल हैं, उनके द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया है, विमोचन किया। आरिफ मोहम्मद खान सर हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान जी जो बिहार के राज्यपाल उनके द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, इस पुस्तक का जो संपादक है वो डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार है। पुस्तक का जो संपादक है कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार है। और इस पुस्तक में मनोज सर यह बताने का प्रयास किए हैं कि कोसी क्षेत्र से दिल्ली तक की जो उनका यात्रा है, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक यात्रा है। उन्होंने इसका वर्णन किया है और गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद वह मेहनत और लगन से सिविल सेवा परीक्षा पास किए थे। और अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बिहार में मुंगेर में है, शायद वहीं पे उनका पोस्टिंग है। तो यह करंट अफेयर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स है किन के नाम पर है, चाहे इसके लेखक कौन है, इसका संपादक कौन है। तो लेखक देख रहे मनोज सर है, संपादक डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक का विषय क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो यह मनोज सर है और इन्हीं की यह पुस्तक का जो कवर पृष्ठ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने मनेर शरीफ में हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के 756वें उर्स में शामिल हुए। तो ये है मनेरी, जो है मनेर शरीफ है, वो उसका जो फोटो आपके सामने दिख रहा है मनेर शरीफ के दिख रहा है। तो यहाँ हमारे समक्ष तो स्टैटिक्स हो जाता है कि मनेर शरीफ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद मखदूम यहाँ मनेरी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मनेर शरीफ के बारे में देखिए तो ये पटना जिला में स्थित इस शहर का जो पुराना नाम है वो मनियार मथान था, मनियार मथान। तो मनेर शरीफ कहाँ है, आपसे ये पूछा जा सकता है किस जिला में स्थित। तो पटना जिला में। याद रखिए इसका पुराना नाम क्या था, मनियार मथान नाम था। इस शहर में सूफी संत मखदूम यहाँ मनेरी और मखदूम शाह दौलत की कब्रें हैं, जिन्हें बड़ी दरगाह महान तीर्थ स्थल और छोटी दरगाह छोटा तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो यह जो शहर है, ये दो महत्वपूर्ण जो सूफी संत हुए उनका कब्र यहाँ पर मौजूद है। मखदूम यहाँ मनेरी और मखदूम शाह दौलत की कब्रें यहाँ पर है, जो बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह पर किस जो सूफी संत है उनका कब्र है या फिर यह स्थल कहाँ है, ठीक ना। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण जो है कि 1616 में मखदूम शाह दौलत को यहाँ दफनाया गया था। 1616 में मखदूम शाह दौलत को दफनाया गया था और वर्ष 1619 में बिहार के शासक इब्राहिम खान ने यहाँ छोटी दरगाह का निर्माण करवाया था। तो इसको याद रखिएगा, जो है इब्राहिम खान ने यहाँ छोटी दरगाह का निर्माण करवाया गया था। अब चलिए देख लेते हैं मखदूम यहाँ मनेरी के बारे में देख लेते हैं। मखदूम यहाँ मनेरी, इन्हें मखदूम उल मुल्क बिहारी और मखदूम ए जहाँ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1264 ईस्वी में पटना के पास एक गांव मनेर में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, जो मखदूम यहाँ मनेरी है इनका जन्म जो है 1264 में पटना के
पास मनेर नामक गांव में हुआ था। एक काफ़ी प्रसिद्ध सूफी संत थे और फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो मखदूम यहाँ मनेरी थे, क्योंकि बिहार जो पटना है, मनेर जो है इनके नाम से बहुत फेमस है और इनके लिए प्रसिद्ध भी है सूफी संत के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस सिलसिला से जुड़े हुए थे, तो फिरदौसी सिलसिला से जुड़े हुए थे, फिरदौसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल में क्या हुआ है कि 12वीं दरभंगा जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, उसका आयोजन किया गया है। तो आपसे यह देखिए दरभंगा फिल्म जो आयोजन हुआ था उसी के लिए यह तस्वीर है। तो देखते हैं जो फिल्म महोत्सव है, दरभंगा फिल्म महोत्सव है, तो इसका आयोजन जो है 7 से 9 फरवरी 2025 के बीच में दरभंगा में किया गया था। दिल्ली वर्ल्ड स्कूल दरभंगा में इसका आयोजन हुआ था। तो दिल्ली वर्ल्ड स्कूल दरभंगा में इसका आयोजन हुआ था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजक कौन था, तो दरभंगा फिल्म क्लब नामक जो एक संस्था है उसके द्वारा आयोजन किया गया था। और जो दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2013 से प्रति वर्ष आयोजन होता है, 2013 से इसका प्रति वर्ष आयोजन होता है। तो यह स्टैटिक्स था और अभी भी देख सकते हैं। तो अभी आपसे अगर पूछा जा सकता है कि दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैवी मनाया गया, कैमा उत्सव था, तो 12वीं उत्सव था। याद रखिएगा यह 12वीं उत्सव था और 2013 से प्रत्येक वर्ष दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण जो करेंट अफेयर है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमेशा जीआई टैग से एक सवाल आता है, बीपीएससी में देखेंगे। तो गया जिले के स्टोन आर्ट्स को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग है यहाँ लिखा हुआ। तो स्टोन आर्ट्स जो है गया जिला का, उसको अभी जीआई टैग मिला है। तो बिहार में बहुत सारे जो वस्तु है देखेंगे, बहुत सारा उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है, मखाना हो गया, शाही लीची हो गया, तो इस कतरनी चावल हो गया, जर्दालू आम हो गया। तो इस तरीके के कई जो उत्पाद है बिहार के उसको जीआई टैग मिला हुआ। जीआई टैग तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टोन आर्ट, तो आप याद रखें कि स्टोन आर्ट जो है गया जिले के गया जिला का उत्पाद होता है। स्टोन आर्ट्स जो है वहीं उनको ही जीआई टैग मिला है। तो इससे सवाल आ सकता है आपसे। हमको सबसे पहले जानना है कि जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग के बारे में अगर देखेंगे तो पहले थोड़ा स्टोन आर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जो स्टोन आर्ट्स है ये लगभग 300 वर्ष पुराना स्टोन आर्ट्स है और गया जिला के नीमचक बथनी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव जो है वह मूर्ति कला स्टोन आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा यह पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी में देखेंगे कि पिछले बार बहुत क्लोज, मतलब जिला नहीं बहुत क्लोज गाँव प्रखंड तक आंसर बनाया गया था। 1-2 प्रश्न इस तरीके के भी आए थे। तो याद रखना है कि जो स्टोन आर्ट्स की कला यह 300 वर्ष पुरानी स्टोन आर्ट्स की कला है और यह गया जिला के नीमचक बथनी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव जो है वह स्टोन आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस गया जिले के किस प्रखंड, तो नीमचक वतनी प्रखंड है, उसका पत्थरकट्टी गांव है, वह स्टोन आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। आप स्टोन आर्ट्स देख सकते हैं तस्वीर में, कई सारी मूर्तियों को बनाया गया है। तो इस स्टोन आर्ट्स की जो कलाकृतियाँ हैं इसमें भगवान बुद्ध, महावीर और अन्य जो हिंदू मूर्ति है या फिर विभिन्न प्रकार के स्थानीय देवता देवी की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। एक ऐसी भी मान्यता है कि जो अहिल्याबाई होलकर है उनके द्वारा जो पत्थरकट्टी गांव नाम रखा गया था, क्योंकि उस गांव के जो लोग थे इस कला शैली में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। और देखेंगे कि जो यही कलाकार थे जो बाद में चल के गया में जो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है, निश्चित तौर पर इनका भी योगदान रहा होगा, क्योंकि यह स्टोन आर्ट जो है 300 वर्ष पुराना है। तो चलिए देखते हैं जीआई टैग के बारे में देखते हैं। जो जीआई टैग है WTI के ट्रिप्स समझौता जो है उसके तहत 7 महत्वपूर्ण समझौते हैं, उसमें से एक है जीआई टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, यह सामूहिक अधिकार है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो जीआई टैग है, तो स्टेटमेंट अगर कथन वाला प्रश्न बनाया जाता है यूपीएससी के स्टाइल में अगर प्रश्न बनाया जाएगा तो लिखा जाएगा कि जो जीआई टैग है वो व्यक्तिगत अधिकार है। तो नहीं, जीआई टैग सामुदायिक अधिकार है, किसी खास व्यक्ति को नहीं दिया जाता है बल्कि उस भौगोलिक क्षेत्र के सभी लोगों को दिया जाता है। अब देखते हैं कि जीआई टैग है तो यह जो अधिकार है 10 वर्ष पर रिन्यू होता है। हो सकता है कि जिस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है और जिस खास गुणवत्ता के लिए जीआई टैग मिला है, क्योंकि जीआई टैग देने का मतलब ये कि वह जो खास भौगोलिक क्षेत्र की जो वस्तु है या उत्पाद है वो अन्य भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है किसी खास गुणवत्ता के कारण, ताकि उसका संरक्षण हो सके, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। तो हो सकता है कि बाद में उस वस्तु की गुणवत्ता का क्षरण हो जाए तो जीआई टैग का जो उसको राइट्स दिया जाता है वो छीना भी जा सकता है, इसलिए हर 10 साल पर इसका रिन्यू होता है। तो इसको याद रखिएगा। भारत में जीआई टैग को मान्यता देने के लिए भौगोलिक सूचक जो जीआई टैग है ना, तो उसके लिए जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है, तो भौगोलिक सूचक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में है। इसी के तहत भारत में जो है जीआई टैग को रजिस्टर्ड किया जाता है। और इसका देखेंगे कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई के अंदर है
मुख्यालय इसका। तो याद रखिएगा जीआई टैग जो है भारत में पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग चाय है। 2004 में पहला जीआई टैग भारत का जो है दार्जिलिंग चाय को मिला था। अभी बहुत सारे जीआई टैग है, तो जो परीक्षा में वही जीआई टैग को पूछा जाता है जो या तो बीपीएससी के लिए अगर दे रहे हैं तो बिहार में स्पेशल जीआई टैग की जितनी वस्तुएं हैं उस पर पूछा जाएगा। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा केवल जीआई टैग से जुड़ा हुआ कि बिहार में कौन कौन वस्तु या उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। और इंटरव्यू में बोर्ड में भी आपसे पूछा जाता है इस तरीके के सवाल कि जीआई टैग किनको किसको मिला हुआ है, जब बीपीएससी के इंटरव्यू में जाएंगे, या फिर संभावित किन किन वस्तु उत्पाद को जीआई टैग के लिए आवेदन करना चाहिए। अब हम जीआई टैग का लाभ क्या है, एक सवाल हमारे सामने आता है अंतर मन में कि जीआई टैग का क्या लाभ है। तो जीआई टैग का यही लाभ होता है कि अगर किसी क्षेत्र के मान लेते हैं कि मखाना है, मखाना का है या फिर दार्जिलिंग चाय है, तो उसको जीआई टैग दिया गया। तो दार्जिलिंग चाय की जो गुणवत्ता हो सकता है कि कोई व्यक्ति आसाम के चाय लेके और उसको दार्जिलिंग का चाय ब्रांडिंग करके बिहार में बेचता हो। बिहार के लोग तो उसको चेक करने जाएगा नहीं कि वो चाय आसाम का है या फिर दार्जिलिंग का टी है, तो मिलावट हो सकता है। तो इसी मिलावट को रोकने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी इस तरीके के उल्लंघन करती है तो उसको दंड भी मिलता है। तो इसलिए उसका जो गुणवत्ता है, उसका किसी भौगोलिक क्षेत्र की जो विशेषता है उसका संरक्षण करने के लिए, उसको बदनाम नहीं होने के लिए, बचाने के लिए यह अधिकार दिया जाता है। निश्चित तौर पर इससे किसानों को लाभ मिलता है और उसकी प्रसिद्धि वैश्विक स्तर पर होती है। तो बिहार में जो स्टोन आर्ट्स मिला है, स्टोन आर्ट्स को जीआई टैग मिला है, तो निश्चित तौर पर गया जिला के जो इसमें जो जुड़े हुए लोग कलाकृति है फिर उद्योग है उसको फलने फूलने का मौका मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो करेंट अफेयर है कि राष्ट्रीय खेल में बिहार को 25 साल बाद स्वर्ण पदक मिला है। तो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय खेल हुआ है, अब ये जो राष्ट्रीय खेल था ये कौन सा राष्ट्रीय खेल था, तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो अभी उत्तराखंड खंड में हो रही है। तो राष्ट्रीय खेल में बिहार के द्वारा 25 साल बाद स्वर्ण पदक जीता गया है। यानी बिहार की स्थिति जो खेल में है आप देख सकते हैं। खेल में निश्चित तौर पर खेल के आधारभूत संरचनाओं में भी और खेल के प्रदर्शन में भी बिहार का हालत अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत कमजोर है। बिहार का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। तो अभी देख लेते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को कि जो राष्ट्रीय खेल हुआ है उसमें अभी बिहार को 25 साल बाद जो है यह पदक मिला है। और यह जो पदक मिला है बिहार को किस खेल में मिला है, तो आपको याद रखिएगा लॉन बॉल प्रतियोगिता होता है जो ट्रिपल महिला प्रतिस्पर्धा था, उसमें बिहार की महिलाओं ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को पराजित करके यह स्वर्ण पदक जीता है। जो बिहार की महिला खिलाड़ी थी उनका नाम खुशबू कुमारी था, निखत खातून और पायल प्रीति उनका नाम था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि जो लॉन बॉल जो है वो प्रतियोगिता है उसी में महिलाओं को 25 साल बाद जो है स्वर्ण पदक बिहार को मिला है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी खिलाड़ी थी, जो महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने ये पदक दिलाया था, उनका नाम एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति उनका नाम था। अब अभी जो आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ स्टैटिक्स हो जाता है, स्टैटिक्स होता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ था। और खेल का जो लोगो था शुभंकर था, वो मौली था। तो मोनल एक चिड़िया है, मोनल चिड़िया है, उसी पर आधारित मौली जो है इसका शुभंकर है। तो इस तरीके का सवाल आता है शुभंकर कौन है। अगर देखेंगे कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ, आयोजन हुआ, उसमें प्रथम स्थान पर कौन राज्य रहा, तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा। निश्चित तौर पर जो हरियाणा है वो खेल के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। और बिहार भी इस तरीके के कार्यक्रम को, अब बिहार सरकार बहुत आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। देखें इसी तरीके के कार्यक्रम को, खेल प्रतिस्पर्धा को, खेल में बेहतर करने के लिए बिहार में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। अब देखेंगे कि जो 39th जो राष्ट्रीय खेल होगा वो मेघालय में होगा। तो जो 39वां राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, मेघालय में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का क्या स्थिति रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं कि बिहार 25 साल बाद राष्ट्रीय खेल आयोजन में स्वर्ण पदक जीता। और बिहार जो है कुल 1 स्वर्ण 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीता और 29वें स्थान पर रहा। तो बिहार का प्रदर्शन अभी भी ठीक नहीं, बिहार अभी 29वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर हरियाणा है। तो आप इन सभी जो मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट्स भी कर सकते हैं शॉर्ट या फिर 2-3 बार अगर आप इसको सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। अब हमारा जो यहाँ स्टैटिक्स हो जाता है कि राष्ट्रीय खेल क्या है, चाहे फिर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता क्या है। तो देखेंगे कि राष्ट्रीय जो खेल प्रतियोगिता है भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया जाता है, इसको याद रखिएगा। जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और पहली बार जो राष्ट्रीय खेल है 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था, जब भारत गुलाम था, भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। लेकिन आधुनिक रूप में देखें तो आधुनिक रूप में 1985 से नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है वह करंट अफेयर देखते हैं। एक मिनट,
अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है देखते हैं। ये टैग हो गया है, खेल हो गया है। हाँ, बोध गया में बौद्ध महोत्सव। तो बोध गया में अभी बौद्ध महोत्सव 2025 हुआ था, तो इससे आप देखें कि बौद्ध महोत्सव 2025 हुआ है। तो बौद्ध महोत्सव याद रखिएगा कि कहाँ हुआ, आपसे पूछा जा सकता है। सामान्यतः बोध गया में ही बौद्ध महोत्सव का आयोजन होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमेशा बोध गया में ही भी हो, कभी कभी पटना में भी इसका आयोजन हो सकता है या फिर अन्य जगहों पर होता है। तो बौद्ध महोत्सव क्या है, एक सवाल आता है। तो बौद्ध महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक महोत्सव है। बौद्ध महोत्सव क्या है, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महोत्सव है। मुख्यतः बोधगया में आयोजन किया जाता है और इसका पहला बार जो आयोजन हुआ था 1998 में हुआ था। इसका प्रथम बार आयोजन 1998 में हुआ था। और इस बार जो आयोजन हुआ था इसमें 6 देश वियतनाम, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका और जापान के कलाकार भी शामिल हुए थे। तो इसको याद रखिएगा, इस बार जो बौद्ध महोत्सव हुआ है जो बोधगया में हुआ है। दूसरा याद रखना है कि 6 देश वियतनाम, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान के कलाकार इसमें शामिल हुए थे। प्रथम बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, 1998 में हुआ था। मुख्यतः बोधगया में ही आयोजन होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक साल बोधगया में इसका आयोजन हो ही, अन्य जगहों पर भी हो सकता है। अब हमारा महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है बिहार से जुड़ा हुआ यह है कि बिहार राज्य वुमेन विशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है अभी हाल फिलहाल में। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है। तो याद रखिएगा कि बिहार राज्य विशु वुमेन विशु चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है। इसको याद रखना है, मुजफ्फरपुर जिला में इसका आयोजन किया गया था। और इसका इसमें देखेंगे कि आयोजन आयोजक करता कौन था, तो खेल विभाग और बिहार विशु एसोसिएशन द्वारा किया गया था। अभी जैसे कि देख रहे हैं कि विशु के खेल जो है आपको समझ आना चाहिए। विशु एक तरीका के चीनी मार्शल आर्ट्स है, जो आपके सामने तस्वीर में दिख रहा होगा। एक तरीका से चीनी मार्शल आर्ट्स है जिसको कुंग-फू भी कह दिया जाता है। मुख्यतः चीनी मार्शल आर्ट्स है और बिहार की महिलाएं जो है इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कार्य कर रही है। और जो ये प्रतियोगिता हुआ ओवरऑल मुजफ्फरपुर भी इसका खिताब जीता रहा। तो मुजफ्फरपुर आयोजक भी था, मुजफ्फरपुर जिला इसका आयोजन भी किया था और मुजफ्फरपुर जो है इस प्रतियोगिता का विजेता भी रहा है। अभी हाल में देखेंगे कि महिलाओं की सहायता हेतु एक सुरक्षा पदाधिकारी या भी कहें कि संरक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति किया है, बिहार सरकार के द्वारा किया गया। बिहार सरकार ऐसा निर्णय घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए पूर्णकालिक संरक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया है। अब देखेंगे कि जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा से महिला जो है निश्चित तौर पर बहुत प्रताड़ित रही है। तो उसी के लिए बिहार सरकार जो है संरक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया है। और यह जो संरक्षण पदाधिकारी होगा यह जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर और उपमंडल लेवल पर, एक तीनों लेवल पर होंगे। और कुल इसके लिए जो है 140 सीट का निर्धारण किया गया है। तो देखेंगे कि हमारे यहाँ जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है जो घरेलू हिंसा को अपराध घोषित करता है और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है महिलाओं को। और घरेलू हिंसा को देखेंगे तो कई तरीक़ा से प्रभावित किया गया है, जैसे शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, भावनात्मक दुरुपयोग, ये सब घरेलू हिंसा का भाग है। तो याद रखिएगा कि अभी एक संरक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति किया गया है। क्यों किया गया, ये सवाल पूछा जा सकता है, निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार पीछे पूछा गया था 67 बीपीएससी में कि बिहार सरकार ने भी एक विभाग का गठन किया है, तो वह डिपार्टमेंट का नाम क्या है। तो उसी प्रकार ये पूछा जा सकता है कि अभी महिला संरक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है, क्यों की गई है, तो घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं की प्रभावी सहायता करने के लिए किया गया। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। तो आप देखेंगे कि आपसे ही पूछा जा सकता है कि 19वां किस्त जो है कहाँ से जारी हुआ था, तो भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था 19वीं किस्त का। तो एक यहाँ स्टैटिक्स होता है कि पीएम किसान योजना क्या है, पीएम किसान योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत देखेंगे तो 24 फरवरी 2019 को हुआ था। 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी और प्रत्येक 4 महीना में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये कुल दिया जाता है। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है भारत सरकार की एक पहल है, काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है, जो सीधे किसान के खाता में उनके जो बैंकिंग अकाउंट होता है उसमें पैसा चला जाता है। तो इसमें क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, किसानों की एक सहायता करने के लिए दिया जाता है, ताकि किसान जब खेती करे तो इनपुट जो हो उसके लिए वो जो साहूकार के चुंगल में फंस जाते थे, ज़्यादा मात्रा ऋण जाल में फंस जाते थे, उससे बचाव के लिए जो भारतीय सरकार है उसके द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम लाया गया था, ताकि हर 4 महीने पर 3 बार 2-2 हज़ार रुपया एक किस्त में दिया जाता है और कुल 6,000 रुपया का मदद किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। जब ये आया, जब अभी देखेंगे इसका वर्तमान स्थिति क्या है कि इसके लाभार्थी कौन कौन से किसान हैं, तो जितने भी लैंड होल्डर किसान हैं जिनके पास भी भूमि है वो इसके लिए लाभार्थी है।
साथ में देखेंगे कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इस सम्मान निधि योजना का 100% वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक केंद्र प्रायोजित स्कीम नहीं है, केंद्रीय स्कीम है, तो इसको भी याद रखिएगा। और एक अंतिम बात जो याद रखिएगा कि 4 महीने में 3 समान किस्तों में कुल 6,000 रुपया और 2-2 हज़ार का किस्त दिया जाता है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आगे की सीरीज़ के लिए मैं आप लोग को फिर आगे की सीरीज में लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित होगा। तो धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।